नमस्कार, मैं हूं सुमित झा। आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए। बिहार केंद्रीय राजनीति का गलियारा बन चुका है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम की बिसात पर ही अगले लोकसभा चुनाव में नए समीकरण दिखाई देंगे। वैसे तो भारत में किसी भी राज्य के चुनाव में जातीय समीकरण की अहम भूमिका होती है, लेकिन बिहार के मामले में कहा जा सकता है कि सिर्फ इसकी यानी जातीय समीकरण की ही भूमिका होती है। यहां जातिगत विषमताओं की संरचना भी काफी पेचीदा है। बिहार की जनता के बारे में एक जुमला काफी लोकप्रिय है। बिहारी जनता चुनाव के लिए मतदान नहीं करती, बल्कि जाति के लिए मतदान करती है। बिहार को लेकर वर्षों पुराने गढ़े गए ये जुमले इस साल के विधानसभा चुनाव में भी दिखाई दे रहे हैं। एनडीए की सोशल इंजीनियरिंग की काट के लिए महागठबंधन ने अपनी सोशल इंजीनियरिंग बनाई है, लेकिन इसमें आधी आबादी कहीं नहीं है। राजनीति की रोशनी में उनकी लौ कहीं धीमी हो गई है। हालांकि झारखंड को रोशन करने की योजना है, वो भी कम कीमत पर। आज पुरवैया डीएनए में बिहार झारखंड से जुड़ी इन तमाम खबरों का डीएनए टेस्ट करेंगे। पुरवैया डीएनए में सबसे पहले बात बिहार की सियासत की। प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुके बिहार विधानसभा चुनाव में सियासी पार्टियां फूंक फूंक कर कदम रख रही हैं। एक दूसरे को मात देने के लिए सोच समझकर रणनीति बनाई जा रही है। महागठबंधन ने 243 में से 242 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। वहीं एनडीए ने अब तक 214 उम्मीदवार घोषित किए हैं। उम्मीदवारों की लिस्ट को देखने के बाद कहा जा सकता है कि इसमें जातीय समीकरण का खास ख्याल रखा गया है। इस मुद्दे पर चर्चा को आगे बढ़ाएं, उसके पहले बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव का बयान सुनाते हैं। हम तो अपने उम्मीदवारों के हिसाब से, अपने क्षेत्र के हिसाब से, समीकरण के हिसाब से हमारी पार्टी ने सभी जाति, सभी धर्म, सब वर्ग के लोगों को समान रूप से इज्जत दिया है, स्थान दिया है। रामकृपाल यादव का बयान सियासी हो सकता है, लेकिन स्थिति देखिए क्या है। एनडीए के घटक दलों ने अलग अलग उम्मीदवारों की घोषणा की। अब तक घोषित 214 सीटों में एनडीए ने सबसे ज्यादा 85 सीटों पर सवर्णों को टिकट दिया है। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन ने एनडीए की सवर्ण जातियों वाली सोशल इंजीनियरिंग का ठोस जवाब खासकर माई यानी मुस्लिम यादव और लवकुश यानी कुर्मी कोयरी समीकरण में तलाशा है। आरजेडी और जेडीयू का ये पुराना समीकरण है। महागठबंधन ने 64 सीटों पर यादव उम्मीदवारों को उतारा है, जबकि कोयरी और कुर्मी जाति के 38 लोग महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। अब तक की तस्वीरें बता रही हैं कि दोनों गठबंधन अपने जातीय दायरे से बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर सके। खास बात यह है कि महागठबंधन में शामिल तीनों दलों ने अपनी अपनी सोशल इंजीनियरिंग को अंजाम दिया है। आरजेडी ने मुस्लिम और यादवों को ज्यादा टिकट दिए, जेडीयू ने कोयरी कुर्मी को ज्यादा तवज्जो दिया, तो वहीं कांग्रेस ने सवर्णों को खुश रखने का जिम्मा निभाया। महागठबंधन की ताकत जिस तरह से पिछड़े और मुस्लिम नजर आ रहे हैं, वहीं एनडीए की ताकत सवर्ण जातियां नजर आ रही हैं। एनडीए में अब तक जो टिकट बटे हैं उसमें ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार और कायस्थ को 85 सीटें मिली हैं, जबकि महागठबंधन ने इस जमात से 39 लोगों को उतारा है। समीकरण को देखने के बाद कहा जा सकता है कि दोनों पालों के बीच जाति को जात से काटने की कोशिश हुई है। महागठबंधन ने जहां मुस्लिम और पिछड़ों पर भरोसा जताया है, वहां एनडीए सवर्णों पर। तो क्या कहा जाए, बिहार में विधानसभा चुनाव सवर्ण बनाम पिछड़ी जातियों के बीच होगा। एक और अहम सवाल यह भी कि क्या बदलेगा विधानसभा का मौजूदा जातीय नजारा, क्योंकि 2010 के विधानसभा चुनाव में कुर्मी जाति के 18, कोयरी जाति के 19 लोग जीते थे। सबसे ज्यादा यादव जाति के 39 लोग विधानसभा पहुंचे थे। उसके बाद 34 राजपूत, 26 भूमिहार, 16 ब्राह्मण और 3 कायस्थ जीते थे। 2010 में 19 मुस्लिम उम्मीदवार विधानसभा पहुंचे थे, जिसमें 7 जेडीयू और 6 आरजेडी के टिकट से जीते थे। पिछले विधानसभा में अनुसूचित जाति के 38 विधायक चुने गए थे, जिसमें जेडीयू के 19 और बीजेपी के 18 थे। 2010 में बिहार विधानसभा का चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ा गया था। तब जेडीयू एनडीए में था, लेकिन इस विधानसभा चुनाव में परिस्थितियां बदल गई हैं। समीकरण बदल गए हैं, मुद्दे बदल गए हैं, विरोधी बदल गए हैं। ऐसे में प्रतिष्ठा की इस लड़ाई में कास्ट कार्ड काफी अहम हो गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि एनडीए और महागठबंधन में किसका सोशल इंजीनियरिंग सफल होता है। लेकिन इस सोशल इंजीनियरिंग में आधी आबादी है कहां, इसे भी हम खोजने की कोशिश करते हैं। सियासी पार्टियां चुनाव के पहले महिलाओं के अधिकार, राजनीति में उनकी भागीदारी की बात करती है, लेकिन जब बात टिकट देने की आती है तो महिलाओं को निराशा छोड़ उनके हाथ कुछ नहीं लगता। बिहार विधानसभा चुनाव में सियासी दलों ने जनसंख्या के हिसाब से उन्हें टिकट
नहीं दिया है। महागठबंधन ने 23 महिलाओं को दिया टिकट। एनडीए ने 20 महिलाओं को उतारा मैदान में। आधी आबादी को सियासी पार्टियों ने 10% से भी कम सीटों पर लड़ने का मौका दिया है। ये तब जब महिलाएं अपने अधिकार को लेकर पहले से ज्यादा जागरूक हो गई हैं। उनके अंदर राजनीतिक चेतना आ गई है। वोट देने में पुरुषों से आगे रहती हैं। लेकिन जब टिकट देने की बात आती है तो महिलाओं को निराशा हाथ लगती है। जेडीयू का कहना है कि महिलाओं में विनिंग फैक्टर नहीं होता, इसलिए उन्हें ज़्यादा टिकट नहीं मिलता। राजनीतिक प्रतिनिधित्व का जहाँ तक आप बात कर रहे हैं तो इस बार भी महागठबंधन ने अपने 25 महिला उम्मीदवार उतारे हैं, जो कि किसी गठबंधन ने नहीं दिए। तो हम महिलाओं को तो चाहते हैं कि महिला आगे बढ़े। हम पे ये आरोप कैसे लगा सकते हैं? जितनी आबादी उसके हिसाब से तो 25 से कुछ भी नहीं हुआ है। जो महिलाएं राजनीति में सक्रिय रहेंगी टिकट उन्हीं को देंगे ना। हाउसवाइफ को तो आप बुला के राजनीति में नहीं बोलिएगा कि तो आप चुनाव लड़िए। जो राजनीति में सक्रिय हैं, पार्टी में सक्रिय हैं, उन्हीं को मौका मिलता है। तर्क हर पार्टी के नेता दे रहे हैं और ये समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि महिलाओं को उनका वाजिब हक मिलता है। बीजेपी पूरे 243 सीट पर नहीं लड़ रही है, मगर हम महिला को सम्मान हक देने के पक्षधर हैं। हम देते रहे हैं, आज भी देंगे और कल भी देंगे। बिहार कांग्रेस की प्रवक्ता सरबत जहां फातिमा के इस बयान से समझा जा सकता है कि सामाजिक जागरूकता के बाद महिलाएं आज भी राजनीति में हाशिए पर क्यों हैं। जब पॉलिटिकल करियर में आती हैं तो एक तो आते वक्त उनको कितनी मशक्क़त का सामना उठाना पड़ता है वो महिलाएं ही जानती हैं। हर तरह से उन्हें प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, चाहे सामाजिक दृष्टि से हो चाहे जिस तरह से भी हो। लेकिन उस सब के बावजूद महिलाएं ऊपर बढ़ती हैं, मेहनत करती हैं, अपनी बदौलत आती हैं। खास करके फर्स्ट जनरेशन में जो पॉलिटिक्स में आती हैं उनके लिए तो बहुत ही समस्या होती है। और उसके बावजूद टिकट का जब मामला आता है तो मेरी ही पार्टी ने ही, बात सही कहा आपने, कि सब पार्टियों का ये हो जाता है कि महिलाएं कमज़ोर पड़ेंगी। फला जगह फला कैंडिडेट है तो उसके सामने महिलाएं कमज़ोर पड़ेंगी। क्यों कमज़ोर पड़ेंगी? आपको सिर्फ दिखाने के लिए महिलाएं चाहिए होती है। बिहार में अब तक 15 बार विधानसभा का चुनाव हो चुका है। हर दल ने महिला मतदाताओं और महिला कार्यकर्ताओं की मदद ली है। सभी दलों ने महिलाओं के अधिकार की वकालत की है, लेकिन टिकट देने में सबने उनकी अनदेखी की। अब देखने वाली बात यह है कि इस चुनाव में महिलाएं किसके तर्क से सहमत होती हैं। आनंद अमृतराज, जी मीडिया, पटना। बिहार में 1952 से अब तक केवल 242 महिलाएं विधानसभा पहुंच पाई हैं। सबसे अधिक 34 महिलाएं 1957 में विधानसभा पहुंची थी। उस इतिहास को दोहराने में 53 साल लगे। दोबारा इतनी संख्या में महिलाओं का विधानसभा पहुंच पाना पिछले चुनाव 2010 में संभव हो सका। हालांकि महिला विधायकों की यह संख्या भी वर्तमान विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का महज 14% है। 1997 के बाद अक्टूबर 2005 का ही विधानसभा चुनाव ऐसा रहा जिसमें चुनाव जीतने वाली महिलाओं की संख्या 25 हुई। बाकी 11 चुनाव में महिला विधायकों की संख्या 20 से नीचे रही। अब सवाल यह है कि आखिर राजनीति में महिलाओं की हिस्सेदारी क्यों नहीं बढ़ पा रही है? तो देखिए, सियासी दल महिलाओं पर भरोसा नहीं करते। बिहार जैसे राज्य में जहां चुनाव जात पात के आधार पर लड़ा जाता है, वहां महिलाएं विनिंग कॉम्बिनेशन बना पाने में सक्षम नहीं हो पाती। लेकिन इन सब के बीच महिलाएं पहले से ज्यादा जागरूक हुई हैं। वोट देने के मामले में वो पुरुषों से कहीं आगे हैं। अब देखिए, 1990 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं के मतदान में 8% की बढ़ोतरी हुई। 1995 में इसमें और इजाफा हुआ। इससे मंडल राजनीति में पिछड़ों की गोलबंदी का प्रभाव माना गया। लेकिन इससे महिलाओं के विधानसभा में प्रतिनिधित्व की दर नहीं बढ़ी। इसका लाभ पिछड़े वर्ग के पुरुष नेताओं को भले हुआ, महिलाओं को नहीं। विधानसभा में महिलाओं की संख्या में 1985 के मुकाबले 1990 में 2 और 1995 में 3 की कमी आई। पिछले 2 विधानसभा चुनाव में एक भी मुस्लिम महिला विधायक नहीं चुनी गई और पिछड़ी जाति के महिला विधायकों की संख्या भी 2-3 के बीच अटकी रही। बिहार में अब तक केवल 8 मुस्लिम महिलाएं विधायक बनी हैं। अनुसूचित जाति से विधायक बनने वाली महिलाओं की अब तक की संख्या 35 है, जबकि अनुसूचित जनजाति से केवल 11। ये आंकड़े बता रहे हैं कि जिनके नाम पर सियासत हो रही है और सालों से होती रही है, वो सिर्फ राजनीति में इस्तेमाल हुई हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, यहां पर जल्द हाजिर होते हैं।
स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए। ऊर्जा का बड़ा स्रोत है बिजली। बिजली के बिना आज जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन जिस रफ्तार से हम बिजली की खपत कर रहे हैं, अगर वही रफ्तार जारी रही तो ज्यादा दिनों तक हम इस तरह की जिंदगी नहीं जी सकते। हाल के वर्षों में बिजली बचाने का एक बेहतर साधन बनकर उभरा है लाइट एमिटिंग डायोड्स यानी एलईडी। आम बल्ब की तुलना में एलईडी बल्ब थोड़े महंगे होते हैं, लेकिन कम खर्च में ये ज्यादा प्रकाश देते हैं और इन बल्ब की लाइफ भी काफी ज्यादा होती है। झारखंड राज्य स्थापना दिवस यानी 15 नवंबर को एलईडी बल्ब देने की योजना लॉन्च करेगी। इस योजना के तहत मात्र 10 रुपए मासिक किस्त में लोगों को एलईडी बल्ब दिए जाएंगे। झारखंड सरकार बिजली की खपत कम करने को लेकर गंभीर है। इस साल राज्य स्थापना दिवस के मौके पर एलईडी बल्ब देने की योजना लॉन्च की जाएगी। शुरू में ये योजना 3 शहरों रांची, हजारीबाग और देवघर में शुरू होगी। फिर राज्य के 40 शहरों में इसका विस्तार किया जाएगा। झारखंड में भी हम लोग पिछले 1-2 महीने से प्रयास में थे और ईस्टर्न इंडिया में झारखंड विल बी द फर्स्ट स्टेट जो एलईडी प्रोग्राम के तहत लिया जा रहा है। और इसमें हमने जो टाइमलाइंस बनाई है 40 टाउन्स, मार्च 2016, 15 नवंबर को 3 में कैपिटल रांची प्लस हजारीबाग देवघर से लॉन्च है। एलईडी बल्ब जलाने से ऊर्जा की खपत काफी कम हो जाती है। हालांकि ये बल्ब आम बल्ब की तुलना में काफी महंगे होते हैं। यही कारण है कि आम आदमी एक बार में 2 से 3 बल्ब खरीदने की सोच भी नहीं सकता। लेकिन झारखंड सरकार उपभोक्ताओं को मात्र 100 रुपए में एक बल्ब देगी। उपभोक्ता वह राशि 10 रुपए के 10 मासिक किश्तों में अदा कर सकता है। भारत सरकार का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और इसकी प्रधानमंत्री जी रेगुलर लेवल पर इसकी समीक्षा भी करते हैं। तो ये हम लोग के लिए, झारखंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है और ये अल्टीमेटली एनर्जी इफिशिएंसी प्रोग्राम के अंतर्गत में आता है और इसका लाभ मिलेगा। जिस तरह से हर दिन बिजली की कटौती हो रही है, वैसे में बिजली की बचत को लेकर शुरू होने वाली यह योजना झारखंड के लोगों को जरूर फायदा पहुंचाएगी, ऐसी उम्मीद है। सन्नी शरद, जी मीडिया, रांची। 5 जून 2015 को पीएम मोदी ने दिल्ली में एलईडी बल्ब बांटने की योजना की शुरुआत की थी। दिल्ली के अलावा छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना समेत कई राज्यों में ये योजना शुरू हो चुकी है। हालांकि पूर्वी भारत में झारखंड पहला राज्य है जो एलईडी बल्ब बांटने की योजना शुरू करने जा रहा है। एलईडी बल्ब का उपयोग कर बिजली बचाई जा सकती है। अब देखिए, देश में बिकने वाले 77 करोड़ साधारण बल्बों को एलईडी में बदल दिया जाए तो साल भर में 26 अरब किलोवाट बिजली की बचत होगी। अगर सड़कों पर लगे 3 करोड़ स्ट्रीट लाइट को एलईडी में बदल दिया जाए तो साल भर में 5 अरब किलोवाट बिजली की बचत होगी और इसके बदौलत सरकार को 3000 करोड़ रुपए बचेगा। अगर पूरे देश में एलईडी का इस्तेमाल शुरू हो जाए तो देश का लगभग 19,000 करोड़ रुपए बचाए जा सकते हैं। आइए अब थोड़ा और विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं कि एलईडी बल्ब हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। एक एलईडी बल्ब 50,000 घंटे तक जल सकता है, यानी इसकी उम्र 50,000 घंटे तक है। वहीं सीएफएल बल्ब 8,000 घंटे और साधारण बल्ब 1200 घंटे तक जल सकता है। यानी एलईडी बल्ब सीएफएल से 4 गुना से ज्यादा और साधारण बल्ब से लगभग 42 गुना ज्यादा चलता है। 6 से 8 वाट का एक एलईडी बल्ब जितनी रोशनी करता है, उतनी रोशनी करने के लिए 13 से 15 वाट की सीएफएल की जरूरत होती है। और साधारण बल्ब अगर 60 वाट का हो तो तब वो 6 से 8 वाट के सीएफएल के बराबर रोशनी कर सकता है। वहीं एलईडी बल्ब से बिजली की खपत काफी कम हो जाती है। 6 से 8 वाट के एक बल्ब को जलाने में 0.0006 किलोवाट बिजली की खपत होती है, जबकि उतनी ही रोशनी करने वाले सीएफएल को जलाने में 0.014 किलोवाट बिजली की खपत होती है और साधारण बल्ब को जलाने पर 0.10 किलोवाट पर आवर की बिजली खर्च होती है। अगर 50,000 घंटे तक एक एलईडी बल्ब को जलाया जाए तो 1800 रुपए की बिजली खर्च होगी।
अगर CFL को इतनी देर चलाया जाए तो 4200 रुपए की बिजली खर्च होगी। वहीं साधारण बल्ब को जलाने पर यह बिल 18,000 रुपए खर्च होगा। यानी LED का इस्तेमाल कर हम बिजली बिल सीधे 90% तक कम कर सकते हैं। अगर हम 50,000 घंटा को एक पैमाना माने तो इतने देर जलने के लिए मात्र एक LED बल्ब की जरूरत होगी। अगर CFL की बात करें तो इतने देर जलने के लिए 5 बल्ब की जरूरत होगी और 50,000 घंटा जलने के लिए 33 बल्ब चाहिए। और LED बल्ब साधारण बल्ब से लगभग 25 गुना महंगे हैं, लेकिन बिजली बचाने की खासियत उसकी उम्र और पर्यावरण के लिए अनुकूलता को देखते हुए कहा जा सकता है कि LED बहुत बड़े काम की चीज है। झारखंड सरकार अगर राज्य की गरीब जनता को सब्सिडी पर LED बल्ब दे रही है तो उस योजना का स्वागत किया जाना चाहिए। और साथ ही आपसे भी अपील कि साधारण बल्ब के मुकाबले LED बल्ब का इस्तेमाल करें। इससे आपकी जेब पर भी असर पड़ेगा, आपकी बचत भी होगी। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होता है। और अब बात लाह चूड़ी उद्योग की। पीएम मोदी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया के नारे को बुलंद करने की बात कह रहे हैं, लेकिन देश के कई कुटीर उद्योग दम तोड़ रहे हैं। उसी में से एक है सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज का लाह चूड़ी उद्योग। हाथ में चूड़ी, मांग में सिंदूर, सुहागन की पहचान है। महिलाओं की कलाई में लाह की चूड़ी सुंदरता में चार चांद लगा देती है। लेकिन लाह की बनी ये चूड़ियां अपनी पहचान खोती जा रही है। कारोबार से जुड़े लोग चूड़ी के कारोबार को बंद करने को मजबूर हैं। इसमें तो हम लोग को बहुत मेहनत करना पड़ता है, तो आप खुद आकर अभी देखबे किए हैं कितना मेहनत है। हम लोग का इसका सही लाभ नहीं मिल रहा है। हम लोग 25 रुपया में बेचते हैं, ले जाता है यहाँ से बाजार में, उसको देते हैं, वो 50 रुपये सारे जैसा ग्राहक वैसा वो लोग बेचती है। हम लोग को सही लाभ नहीं मिल रहा है, इसका सरकार कोई नहीं कर रहा है। केंद्र की मोदी सरकार मेक इन इंडिया की बात करती है, लेकिन कई लघु और कुटीर उद्योग ऐसे हैं जो उपेक्षा के कारण बंद होने की कगार पर हैं। सुपौल के त्रिवेणीगंज का लाह चूड़ी उद्योग उन्हीं में से एक है। और ये धंधा हम लोग को छोड़ना पड़ेगा, काहे कि इतना पूंजी में नहीं होता है। हम लोग बेचते हैं तो कम रेट में क्या करेंगे, माल जमा करेंगे, रखेंगे, बेसी तो टेढ़ा हो जाएगा, इतना हाथ से बचेंगे। और चलते कम में दाम में निकाल देते हैं, क्या करेंगे? तो सरकार अपन देगा हम लोग को कुछ लाभ भी तभी न होगा। किसी भी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार से मदद की सरोकार होती है, लेकिन वर्तमान परिवेश और सरकारी उपेक्षा से लाह चूड़ियों का कारोबार पूरी तरह चौपट हो गया है। ऐसे में पीएम मोदी का मेक इन इंडिया का सपना कैसे पूरा होगा? मोहन प्रकाश, जी मीडिया, सुपौल। महिला कारीगरों पर आधारित लाह चूड़ी उद्योग प्रशासनिक उपेक्षा और उदासीनता के कारण बदहाल है। महिला सशक्तिकरण के नाम पर इस उद्योग से जुड़ी महिलाओं को कारोबार बढ़ाने के लिए सरकारी स्तर पर ऋण और दूसरी सुविधाएं नहीं मिलती हैं। हाल के वर्षों में जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, उसका भी असर इस उद्योग पर पड़ा है। कच्चे माल की कीमत बढ़ गई है, जिस कारण लागत बढ़ रही है, लेकिन बाजार में लाह की चूड़ियों की कीमत नहीं बढ़ी है। इस कारण आमदनी घटी है। आमदनी घटने के बाद ज्यादातर परिवारों ने इस पुश्तैनी उद्योग से तौबा कर लिया। यह हालात तब हैं जब बिहार में सरकार कुटीर उद्योगों के विकास का ढिंढोरा पीट रही है। इस विधानसभा में सुपौल के त्रिवेणीगंज के लोग इसे चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। जाहिर है चुनावी सीजन में सभी पार्टियां लंबे चौड़े वादे करेंगी, लेकिन देखना होगा बिहार में अगली जिसकी भी सरकार बनती है वो इस पारंपरिक उद्योग को लेकर कितनी गंभीरता दिखाती है। पूर्व डीएनए में बस इतना ही। नमस्कार।